हेलो एंड वेलकम टू कौर से सीखो। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंटेक्स क्वेश्चंस एंड बैक एक्सरसाइजेस चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। सो लेते हैं पहला इंटेक्स क्वेश्चन। एन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट टू डू एक्चुअली। उसमें क्या करना है, यू हैव कहा है कि वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, वन ऑफ देम हैज डिस्टिल वाटर एंड द अदर 2 कंटेन एसिडिक सोल्यूशन एंड अ बेसिक सोल्यूशन, and you're just given one red litmus paper. How will you identify the contents? So given is that we are given 3 test tubes. We marked as A, B, C. इसको मार्क कर लेते हैं, चलो A, B और C। ठीक है, अब हमें दिया है सिर्फ क्या, एक रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, कौन सी चीज इसमें क्या कन्वर्जन लाती है, वो है कि जब हम रेड को शांत करना है ब्लू में, सो बेसिकली जब बेस रिएक्ट करता है रेड लिटमस पेपर से तो इसका कलर हो जाता है ब्लू। सो अ बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। सपोज करो हमने ये रेड लिटमस पेपर सबसे पहले ए में डिप करा, ठीक, और इसमें कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज। तो हम क्या समझ सकते हैं, या तो ए क्या है, एसिड है, या डिस्टिल वाटर है। ठीक है, अब यही पेपर को, इसी लिटमस पेपर को, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं है, बी में डाला। अब सपोज इस बी में भी कोई चेंज नहीं आया, तो फिर से ये दो कंडीशन हो सकती है ना, या तो ये एसिड है या डिस्टिल वाटर है। सो अब हमने इसको डालना है सी में। सी में करते ही क्या हुआ, रेड टर्न्स टू ब्लू। सो दिस कंफर्म्स कि इसके अंदर क्या है, बेस है, राइट। सो हम यहां एक आउटकम में लिख लेते हैं, सी के अंदर हमें कंफर्म हो गया बेस सोल्यूशन है। ठीक है, दूसरा देखो, अब इसी ब्लू लिटमस पेपर को अगर मैं एसिड से रिएक्ट करा दूं, फिर क्या निकल आएगा, ये रेड हो जाएगा। तो मैं दोबारा से इसको ए में डालूं और सपोज ये रेड हो गया, तो इसका मतलब ए के अंदर क्या है, एसिड, एंड रिमेनिंग क्या रह गया, बी। सो बी जो हुआ वो हमारा डिस्टिल वाटर है। सो ये किसी भी तरीके से हो सकता है, जिसमें भी रेड लिटमस पेपर टर्न्स टू ब्लू वो बेस हो जाएगा, वो वाला सोल्यूशन बेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन में है पहला, व्हाई शुड कर्ड या सार सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। व्हाई, हम जानते हैं कि जो कर्ड है उसके अंदर कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड है। ठीक है, और जो सार सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर भी बेसिकली वो एसिडिक हैं, है ना। तो अगर हम एसिड्स की चीजों को मेटल में डालेंगे तो ये एक रिएक्शन होगी। क्या रिएक्शन हो जाती थी, मेटल क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है और एक सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, राइट। सो इस वजह से अब ब्रास और कॉपर जो है दे आर मेटल्स। सो कर्ड एंड या सार सब्सटेंसेस आर नॉट केप्ट इन मेटल वेसल्स। वो कौन से हैं आपके, कॉपर या ब्रास, ब्रास ऑब्लिक कॉपर। ठीक है, वाई, बिकॉज दे रिएक्ट विथ मेटल्स, है ना, and this can become a little poisonous also. ठीक है, so this is the first answer. Moving on to the next, which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? ये ऊपर वाले क्वेश्चन का आगे पार्ट, illustrate with an example and how will you test the presence of this gas. So जब हम कह रहे हैं कि मेटल को हमने एसिड से रिएक्ट किया तो क्या होता है, बनता है एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, ये गैस रिलीज होगी। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिंक को करा विद सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक क्या है, सॉलिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन है उसका। ठीक है, जिंक सल्फेट सॉल्ट बन गया, है ना, दिस इज द सॉल्ट। ठीक है, ये भी सॉलिड होगा एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। और इसको चेक कैसे करते हैं प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, जब हाइड्रोजन गैस के पास एक क्या लाते हैं, बर्निंग फ्लेम, सो इट बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। ठीक है, so this is the way we identify
दैट हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। राइट, थर्ड क्वेश्चन के जो टाइप है ना, ये बहुत आते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसमें आपको ऐसे रैंडमली दे देंगे कि एक मेटल कंपाउंड है ए, ठीक है, ये आपको बताना है कि ए एक, इन्होंने बता दिया एक मेटल कंपाउंड ए है, ठीक है, उसका नाम दे दिया। रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस, एफरवेसेंस मतलब बबल्स, ठीक है। जैसे आप कोका कोला की बोतल खोलते हैं तो जो फिज निकलती है उसको एफरवेसेंस बोलते हैं। एंड दिस गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride। अब आपको एंड कंपाउंड दे दिया है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, ये आपका एंड प्रोडक्ट है। अब क्या क्या हिंट्स मिली हैं? गैस जो इवॉल्व हुई वो क्या करती है, बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश करती है, तो हम जानते हैं वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इट इज यूज्ड इन एक्सटिंग्विशर, है ना ये। और क्या दिया है आपको, कहा है एक ए कंपाउंड है, उसने HCl के साथ रिएक्ट करा और उसके बाद जो भी हुआ, ठीक है, उसमें लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकली है, ठीक। और उसके बाद लास्ट में ये बताया कि इस इक्वेशन का एक जो प्रोडक्ट है वो है कैल्शियम क्लोराइड। तो आपको क्या क्या मिल गया, आपको ये नहीं पता है, आपको पता है एसिड से रिएक्शन हुई है, ये सॉल्ट बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम जानते हैं कि जब भी कोई मेटल का कंपाउंड, इट्स नॉट मेटल, मेटल का कोई कंपाउंड HCl से रिएक्ट करता है, एसिड से रिएक्ट करता है, तो उसका सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, ठीक है। अब Cl आ चुका है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब जो भी मेटल का कंपाउंड है उसमें कार्बन है ही है, ऑक्सीजन है ना, क्योंकि ये ऑक्सीजन भी आ रही है, तो कार्बन, अब यहाँ पे CO तो है ही, कैल्शियम भी है, सो दिस इज एविडेंट दैट दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा सॉल्ट हो गया, ये कंपाउंड क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। सो दिस इज हाउ वी फिगर आउट। अब आप ये देखो, इसी रिएक्शन को हम फेयरली लिखें, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड रिएक्ट करता है HCl एक्वस से, तो क्या करता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर रिलीज होता है, राइट। अब इसको बैलेंस करके देखते हैं, कैल्शियम 1 यूनिट, कैल्शियम 1 यूनिट, क्लोराइड 1, क्लोराइड यहाँ 2 है तो हम इसको 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। कार्बोनेटेड CO3, यहाँ पे CO2 एक ऑक्सीजन है, 2H and 1 oxygen makes it. So this becomes a balanced equation for this reaction. तो थर्ड सेट ऑफ इंटेक्स क्वेश्चन का पहला है, why do HCl HNO3, कौन से एसिड्स हैं ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड या कोई भी एसिड, दे शो एसिडिक कैरेक्टर्स इन aqueous solutions while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। अब देखो दोनों का जो है, आपको एक चीज देखिए, ये सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या होता है, कोई भी एसिड है, HCl ही ले लो, तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में स्प्लिट कर जाता है when dissolved in water, when it is in aqueous solution, right। और ये जो हाइड्रोजन के आयंस हैं, these give it the acidic property, ठीक है, किसकी वजह से आए, हाइड्रोजन के आयंस के। बट जो ग्लूकोज है या एल्कोहल है, ठीक है, these do not split to give hydrogen ion। इनमें हाइड्रोजन है लेकिन ये स्प्लिट नहीं करते to give hydrogen ions, and that is why, and this is the reason why they do not show acidic property in water, right? They do not show acidic property. So this is the reason for the first. Next question says, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? The same answer, क्योंकि aqueous solution जो है acid का, ठीक है, aqueous solution of an acid क्या होता है इसमें, it has hydrogen ions, and we know that ions are required for conduction of electricity, ठीक है, for conduction of electricity, and that is the reason why aqueous solution of acids, they can conduct electricity. The next question is, why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? अब ध्यान से देखो, ये जो तीनों क्वेश्चंस है ना, ये बेसिकली आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स के ऊपर ही हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि HCl जब ड्राई है तो ये क्यों नहीं कलर, क्योंकि किसी भी एसिड के को आयंस दिन में स्प्लिट होने के लिए, आयंस में स्प्लिट होने के लिए क्या चाहिए,
मीडियम चाहिए, वाटर चाहिए। सो एसिड जो है ये ऐसे डिसोसिएट नहीं होगा। सो एसिड्स ओनली डिसोसिएट, एसिड ओनली डिसोसिएट्स इनटू आयनिक फॉर्म, ठीक है, इनटू आयनिक फॉर्म इन एक्वस मीडियम, ठीक है, एक्वस मीडियम। एंड दैट इज वाई जब ये ड्राई है HCl गैस तो वो कलर चेंज नहीं करेगा लिटमस पेपर। Fourth question is, while diluting an acid, why is it recommended that acid should be added to water and not water to acid? Why? Because we know that acid and water, when they react, the reaction between an acid and water is an exothermic reaction. There is a lot of release of heat. इसको कैसे दिखाते हैं हम? Heat रिलीज होती है ना। करो इसमें हमने बहुत सारा एसिड ले रखा है, ठीक है, और हमने इसके अंदर वाटर ऐड करा, तो क्या होगा, इतनी हीट जनरेट होगी, इतनी हीट होगी कि ये जो वेसल है या से और बीकर है, जो भी होगा ये बीकर, इसमें से या तो स्प्लैश हो जाएगा या ये ब्रेक हो जाएगा। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल तब भी डालें तो वाटर है और इसमें एसिड ऐड करें, एंड दैट टू ड्रॉप वाइज, स्लोली एंड स्लोली, ताकि जितनी भी हीट रिलीज होगी वो धीरे धीरे हीट रिलीज होती रहे एंड देयर इज नो splashing. All right. Moving on to the next question. How is the concentration of hydronium ions? कौन से? H3O positive, जब H plus जो है water molecule के साथ attach होता है तब बनता है ये. It is affected when a solution of an acid is diluted. कैसे बनते हैं हाइड्रोनियम आयंस? होता क्या है, हाइड्रोजन रिलीज हुआ एसिड से, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल से मिला और इस बन गया हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है। अब सपोज करो ये एक कंटेनर है, इसके अंदर एसिड है और एक रैंडम फिगर ले लेते हैं कि इसके अंदर 100 हाइड्रोनियम आयंस है, ठीक है, और इसकी जो यूनिट है वो 1 मिलीलीटर है, ठीक, या 10 ml मान लो, चलो 10 ml जो है इसमें एसिड है और इसमें 100 है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने वाटर ऐड करा, ठीक है। अब जब मैं इसको डाइल्यूट करूं और इसको 110 ml कर दूं, ठीक है, तो क्या था, हाइड्रोनियम आयंस कितने उससे बने, 100 हाइड्रोजन से ही बने ना, 100 हाइड्रोजन और वाटर के मिलकर 100 हाइड्रोनियम बने। लेकिन अब हुआ क्या, अंदर 10 ml से हम 110 ml पे चले गए, पर हाइड्रोजन आयन तो उतने ही थे अंदर। अब पर यूनिट वॉल्यूम में इसमें चेक करूं तो वो हो गया 100 हाइड्रोनियम आयंस पर 10 ml, लेकिन यहां हो गए 100 हाइड्रोनियम आयंस और 110 ml। तो पर यूनिट हम देखेंगे तो कंसेंट्रेशन वो डिक्रीज हो गई। इसे हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम है ना। एंड व्हेन वी डाइल्यूटेड, जब डाइल्यूट किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हुई, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड सो पर यूनिट वॉल्यूम जो है कंसेंट्रेशन डिक्रीज हुई, कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीजेस, ठीक है। You can frame it in your own words. Last question in this in-text part is, how is the concentration of hydroxide ions affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? So this question is also similar, where it in as we dissolve more of sodium hydroxide. So क्या होगा? This will again split into sodium ions and hydroxide ions. Now क्योंकि हम और डाले जा रहे हैं sodium hydroxide, so the concentration of hydroxide ions will increase. You have two solutions A and B, ठीक, pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Now which solution has more hydrogen ion concentration and which of this is acidic and which one is basic? Here we are given a solution A and a solution B. pH of solution A is given as 6 and pH of solution B is given as 8. Now, if you remember in the pH scale, we discussed that it is from 0 to 14, right?
0 to 14 का क्या मतलब है? दिस इज मोर एसिडिक टुवर्ड्स 0 and towards 14 it is more basic. ठीक है, and in between it is neutral. All right, now it is given 6, so of course this is acidic, but ऐसा क्यों है? And which has more hydrogen ion concentration? We know as we move from the neutral towards acidic, hydrogen ion concentration it increases, and as we move from the neutral to basic, the hydroxide ion concentration increases. So इसमें पूछा which has more ion concentration. So A has more hydrogen ion concentration, and which is acidic? A is acidic and B is basic. ठीक है, simple question, direct to the point. What effect does the concentration of hydrogen aqueous ions have on the nature of the solution? Already given कि हाइड्रोजन की जो हैं वो aqueous ions हैं, मतलब पानी में dissolved हैं, तो this increases the acidity. ये होता है इसका effect. pH जो है ना, that is inversely proportional to your hydrogen ion concentration. The higher the hydrogen ion concentration, the lower the pH, or it is inversely proportional to the acidity of a substance, right? Next question. Do basic solutions also have hydrogen ion aqueous ions? If yes, then why are they basic? Bases also have these hydrogen aqueous ions, but these are very, very low as compared to hydroxide ions, and that is why they show basic nature. Okay, so this is the answer. Question is, under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his fields with? क्विकलाइन, स्लेट लाइन या चॉक? अब ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं इनको ध्यान से देखो, क्या क्या बोला? क्विकलाइन विच इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, स्लेट लाइन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2, एंड लास्ट इज चॉक विच इज कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, अब ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं इनका बेसिक नेचर क्या है? ये एसिडिक है या ये बेसिक है? तो ये जितने भी है ना, ये सारे बेसिक्स हैं, बेसिक है नेचर में. ठीक है, तो इसका मतलब जो सॉइल है वो एसिडिक है. एसिडिटी को कम करने के लिए हम बेस का यूज कर रहे हैं. जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, ये सब का नेचर जो है ये बेसिक है. लास्ट सेट ऑफ इंटेक्स क्वेश्चंस फॉर दिस चैप्टर. सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा इजी है. व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड? वी नो इट इज ब्लीचिंग पाउडर. करा था ना हमने. ऑल्दो उसमें और भी बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं, बट मेन कंपाउंड इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड. नेक्स्ट इज नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर. ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसको हम क्लोरीन से ट्रीट करेंगे तो ये जो है ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा? सो इफ यू रिमेंबर, इस सब्सटेंस को लिया था हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लेट लाइन, और हमने इसमें ड्राई स्लेट लाइन यूज किया था, उसके ऊपर से क्लोरीन को पास किया था. Moving on to the next question. Name the sodium compound which is used for softening hard water. Already दे दिया है सोडियम का कंपाउंड, और ये सोडियम का कंपाउंड क्या था? वॉशिंग सोडा, है ना. इसका फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 10H2O. इस कंपाउंड को यूज करते हैं टू सॉफ्टन हार्ड वाटर. ठीक है. नेक्स्ट, what will happen if a solution of sodium hydrocarbonate is heated? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का क्या फॉर्मूला है? NaHCO3. हमने इसको हीट किया तो क्या होता है? इसकी इन्होंने इक्वेशन तो मांगी है ना. क्या होता था? ये स्प्लिट करेगा. ठीक है, किसमें? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर. ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बिकॉज इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत रोल है. ये केक वाली रिएक्शन है, केक या ब्रेड बनाते हुए जो करते हैं वही रिएक्शन है. ठीक है. एंड लास्ट क्वेश्चन इज, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर. हम जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब उसमें हाउ वाटर मॉलिक्यूल है, और जब हम इसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिल जाता है जिप्सम, जिसके अंदर होते हैं प्रॉपर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. राइट, ये मिलता है जिसे हम जिप्सम बोलते हैं.
है ना। तो ये रिएक्शन आपसे मांगी गई है। अब क्योंकि यहाँ पे हमें बैलेंस करना है, यहाँ हाफ है, तो हम कह सकते हैं हम 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को और ऐड कर रहे हैं। ये लिक्विड में होगा, ये सॉलिड में होगा, ठीक है, और जो मिलेगा जिप्सम वो भी सॉलिड है। So this ends with your in-text question. Now moving on to the chapter exercises, the back-end exercises. Let's continue with the back exercises. So the first question is, a solution turns red litmus blue. Its pH is likely to be. We know that red litmus से blue करता है base. एंड बेस का जो होता है पीएच वो होता है फ्रॉम 7 to 14 की तरफ, ठीक है, मोर देन 7 अप टू 14। सो इसमें कौन सा ऑप्शन हुआ, डी 10, बिकॉज इट इज basic in nature, right? Next is, a solution reacts with crushed egg shells to give a gas that turns lime water milky. So the solution contains, told you this is a very important equation और ये बार बार आ रही है। crushed egg shells किसके बने, कैल्शियम कार्बोनेट। This reacts with something to give कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज यही एक गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की करती है। तो हम बेसिकली ये HCl वाली रिएक्शन को बात कर रहे हैं, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एंड वाटर की भी फॉर्मेशन होगी। सो हियर द एसिड इज HCl. Okay, next question is, 10 ml of a solution of sodium hydroxide is found to be completely neutralized by 8 milliliter of HCl. ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अगर हमने ये 10 ml की जगह 20 ml ले लिया सेम कंसंट्रेशन का सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कितना HCl चाहिए होगा टू न्यूट्रलाइज इट। सो इट्स अ डायरेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन, राइट। 10 ml ऑफ NaOH जो है वो न्यूट्रलाइज किसको कर रहा है, 8 ml ऑफ HCl। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 20 हो गया, तो मुझे ये भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 16 मिलीलीटर चाहिए होगा ऑफ HCl। तो द आंसर इज 16। The last MCQ here is, which one of the following types of medicines is used for treating indigestion? Indigestion किस लिए होता है, बिकॉज ऑफ एसिडिटी। सो एसिड के अंदर हम क्या करेंगे, बेस डालेंगे और ये हो जाएगा न्यूट्रलाइज, इसकी वजह से हमें रिलीफ आता है। तो हम बेस क्या है इसमें, एक एंटा एसिड, समथिंग विच acts against the acid is an antacid. So we'll take a antacid. Word equations and then balance the equations for the reaction. तो पहले हम ये जो है word equation लिख रहे हैं, ठीक। dilute sulfuric acid reacts with, तो dilute दिया हुआ है इसलिए ये H2SO4 aqueous form में, ठीक है। it reacts with जिंक ग्रैन्यूल्स, तो मतलब ये सॉलिड है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या करा, जब ये रिएक्शन होगी तो क्या होगी रिएक्शन, जिंक विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, मेटल की रिएक्शन विद एसिड इज, इट फॉर्म्स अ सॉल्ट विच इज सॉलिड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। अब बैलेंसिंग चेक करते हैं। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, राइट, प्रोडक्ट्स में भी 2 हैं, सल्फेट 1, सल्फेट 1, जिंक 1, जिंक 1। दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। Next equation, dilute HCl, hydrochloric acid, HCl, again aqueous. This reacts with magnesium ribbon, Mg. Magnesium का ribbon solid है, ठीक है। इसमें भी वही होगा, the metal will form its salt, MgCl2, and hydrogen will be released. ये salt भी solid है, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए H1, H2, तो हम इसको 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, Cl भी 2 हो गया और इससे 2. So this comes out as a balanced reaction for the following equation. Dilute sulfuric acid reacts with aluminium powder. Sulfuric acid is H2SO4. This is aqueous form. It reacts with aluminium का powder, Al. ठीक है, and this is again solid. What will it form? Metal will displace hydrogen and it will form Al2SO4 3 plus again hydrogen gas will be liberated. ठीक है। सो अब इसमें खास बात क्या है, इसको बैलेंस करना देखते हैं। हम देखते हैं हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, सल्फेट यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो ऑफ कोर्स यहाँ मुझे 3 करना पड़ेगा, लेकिन इससे मैंने हाइड्रोजन को 6 मॉलिक्यूल्स कर दिया। अगर मैं यहाँ 3 करूँ तो ये दोनों तरफ बैलेंस्ड है। एल्यूमिनियम इंडिपेंडेंट है 2, सो दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। लास्ट, dilute HCl reacts with iron fillings. ये सारी रिएक्शंस आप देखो तो मेटल की हैं और एक्वस फॉर्म में है एसिड, उनकी रिएक्शन है। आयरन फिलिंग्स मतलब Fe, ये भी सॉलिड, दिस विल अगेन फॉर्म FeCl2, ठीक है।
plus hydrogen gas will be given out. Now here H1, here 2, so I'll multiply this with factor of 2. Everything is now balanced. Okay, next question. Compounds such as alcohols and glucose also contain hydrogen, but they are not categorized as acids. Describe an activity to prove it. We know what are acids. Acids are those compounds that have that give hydrogen ions, right? ऐसे देते हैं. लेकिन ग्लूकोज और एल्कोहल जो हैं, ये दोनों डिकम्पोज नहीं होते या ये दोनों स्प्लिट नहीं होते टू गिव हाइड्रोजन आयंस, राइट? इनके हाइड्रोजन आयंस नहीं बनते, इसी वजह से एसिड में कैटेगराइज नहीं किए जाते. इसकी एक्टिविटी आपको याद होगी, सिंपल सी एक्टिविटी थी. हम एक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर ग्लूकोज या अल्कोहल जो भी लेना है आपको, ग्लूकोज का सही सोल्यूशन है इसके अंदर, ठीक है. इसके अंदर 2 रबर कॉक के अंदर नेल्स फिट कर देंगे और इसके अंदर ग्लूकोज का सोल्यूशन है, ठीक है. इसको अटैच करेंगे एक बैटरी से, ठीक है, और फिर इसके अंदर जो है एक बल्ब अटैच कर देंगे इधर. जब हम करंट ऑन करेंगे तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है ये हाइड्रोजन H प्लस आयंस नहीं बनाता, डज नॉट मेक दीज आयंस, एंड सो देर इज नो ग्लोइंग ऑफ बल्ब, ठीक है. अगर मैं इसकी जगह एक्सपेरिमेंट में HCl सोल्यूशन ले, ठीक है, डाइल्यूटेड HCl करूं और फिर करूं तो ये बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब ग्लोज. वाई? बिकॉज HCl जो है वो डिसइंटीग्रेट हुआ इनटू H पॉजिटिव एंड क्लोरीन आयंस, और ये आयन जो है वो कॉज करते हैं मूवमेंट ऑफ करंट. वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज? क्या है, डिस्टिल्ड वाटर जो है ना, उसके अंदर देर आर नो सॉल्ट्स, ठीक है, नो सॉल्ट्स, सो नो आयंस. और जो रेन वाटर है, ठीक है, इसके अंदर डिसॉल्व सॉल्ट्स हैं, और ये डिसॉल्व सॉल्ट्स जो हैं दे डिसोसिएट इनटू आयंस. सो इसके अंदर आयंस है, दैट इज व्हाई डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता, रेन वाटर करता है. नंबर 8, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे पास HCl का एसिड है, लेकिन ये अगर ड्राई है, ठीक है, या गैस फॉर्म में है, तो ये एक एसिड की तरह बिहेव नहीं करता, नहीं करेगा. लेकिन अगर मैं HCl एक्वस ले लूं तो ये करता है. ऐसा क्यों? क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इट कैन डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, और जब हाइड्रोजन आयंस देगा तो ही ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा. 5 सॉल्यूशन ABCDE लिख लेते हैं. ABCDE, ठीक है. दीज आर गिवन टू यू, 5 सॉल्यूशन है, और उनको यूनिवर्सल इंडिकेटर में देखा तो उनकी जो pH रीडिंग आई वो रिस्पेक्टिवली ये है. A is 4, B is 1, C is 11, D is 7 and E is 9. ये इनकी pH की रीडिंग है, ठीक है, स्केल पे. अब ये पूछ रहे हैं विच वन इज न्यूट्रल. सो वी नो pH जिसका 7 है वो न्यूट्रल है, सो दिस इज D. D सॉल्यूशन न्यूट्रल है. नेक्स्ट है विच वन इज स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन. स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मतलब जो मोर टुवर्ड्स 14 है, वो है हमारा C, ठीक है. स्ट्रॉन्गली एसिडिक, एसिडिक है मोर टुवर्ड 0, क्लोजेस्ट क्या है 1, तो ये हो गया B. वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक का मतलब कि उसका pH कम है 7 से, लेकिन नॉट टुवर्ड 0, A4 है ना. एंड वीकली एल्कलाइन, एल्कलाइन कौन सा है वीकली? कंपैरेटिवली 9, लेस देन 11 ही है, so this is E. So these are the answers to this question. अब उन्होंने कहा अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. We know that pH is inversely proportional to hydrogen ion concentration. ठीक है, मतलब क्या हुआ, जितना छोटा pH उतना H प्लस हाई होगा. सबसे छोटा कौन सा pH है, किसका है? D का, तो उसका हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है. हमें देखना है सबसे ज्यादा pH किसका है, तो वो किसका है? C का है.
तो सी की हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कंपेरेटिवली कम है, उससे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन किसकी होगी, इसकी ई की, उससे ज्यादा डी, ए और बी की हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है। इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब हैं, ए है और एक बी है, ठीक है, और इसमें इक्वल लेंथ डाल दी है मैग्नीशियम रिबन की, ठीक। नेक्स्ट आगे, अब क्या करा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए व्हाइल एसिडिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी। अब आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो हमने ए में HCl डाला और बी में क्या डाला, एसिडिक एसिड, ये कंपेरेटिवली वीक एसिड है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि सब कुछ सेम है, अमाउंट भी सेम है, कंसेंट्रेशन भी ठीक है, एसिड की सेम ही है, तो कौन सी ट्यूब में ज्यादा फिजिंग होगी और क्यों। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, उसकी रिएक्शन उतनी ही ज्यादा फास्ट या विगरस। तो वी नो HCl इज मोर एसिडिक इन नेचर एंड एसिडिक एसिड इज वीक, सो किसकी रिएक्शन ज्यादा होगी, ए की होगी ज्यादा, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। Question number 11. Fresh milk has a pH of 6. How do you think pH will change as it turns into curd? Explain your answer. We know that milk will change into curd. तो क्या हो रहा है basically? It is because of production of lactic acid. अब क्योंकि lactic acid बन रहा है, तो उसका क्या होगा, pH लो हो जाएगा, ठीक है। फ्रेश मिल्क की तो 6 है, तो pH को क्या होगा, pH will decrease, ठीक है। क्यों, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, दिस इज द रीजन। Another question 12 is also based on the same concept. A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. अब देखो, हमने अभी देखा कि जो pH है मिल्क की वो 6 है, मतलब वो हल्का सा वैसे ही ऑटोमेटिक पहले से ही एसिडिक है। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दूं, तो मैंने बेसिकली क्या डाला इसके अंदर, बेस डाला है ना, तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। वी नो जो कर्डलिंग हो रही है वो बेसिकली क्यों हो रही है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो एक्ट कर रहा है मिल्क के ऊपर, उसको एसिडिक बना रहा है मीडियम को, और फिर उससे क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब मैंने उसमें बेस डाल दिया, तो मैंने बेसिकली 6 से पीएच को क्या कर दिया है, 7 पे करा, 7 से वापस 6 पे आने में और 6 से वापस और एसिडिक होने में इट विल टेक टाइम, सो कर्डलिंग जो है वो डिले हो गई। और बेसिकली मिल्क मैन ने जो है ही इज़ बॉट सम टाइम, किस चीज़ प्रोसेस में, इसकी सारनेस को डिले करने में, फ्रेश रखता है मिल्क को फॉर अ लॉन्गर टाइम, ओके। देन व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट अ कर्ड, वी टोल्ड यू, यही रीजन है, बिकॉज फर्स्ट जो बेस है वो उसका इफेक्ट हटेगा, ठीक है, और फिर वो एसिडिक होना शुरू होगा, सो दिस इज द रीजन। Question number 13. Plaster of Paris should be stored in a moisture-proof container. Explain why. We had learned calcium sulfate hemihydrate, है ना, और जब ये वाटर एब्जॉर्ब कर ले मॉइस्चर, तो ये बन जाता है जिप्सम, हाफ वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें अटैच हुआ, तो बन जाता है कैल्शियम सल्फेट विद 2 वाटर मॉलिक्यूल, और ये है जिप्सम, और ये बहुत हार्ड हो जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर मिल गया तो वो हार्ड हो जाएगा, इसलिए उसे एयर टाइट कंटेनर में या मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन 14, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में ये हमने बात करी है कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस to form salt and water, it is called a neutralization reaction. अब दो एग्जाम्पल्स, इजी से एग्जाम्पल हैं, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड aqueous form with HCl in aqueous form, it will result in the formation of NaCl, the common salt, solid, and water will be released. And the other equation is, let's take it down here only, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस ही है, क्या होगा, K2SO4 मेरे पास सॉल्ट आ जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा।
क्वेश्चन की तरह डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। डायरेक्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली हम देखें तो वर्ड ही है अपने आप में वॉशिंग सोडा, है ना। वॉशिंग सोडा किस में काम आएगा? ऑफ कोर्स लॉन्ड्री में काम आएगा, तो वॉशिंग द लॉन्ड्री। ऑल्सो हमने क्या देखा था? एज अ वाटर सॉफ्टनर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है। और बेकिंग सोडा केक्स बनाने में। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है केक्स बनाने में, एसिड की तरह। So this brings us to the end of chapter number 2. I hope you liked the video. आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको थोड़ा भी समझ आया है and if you liked it, please subscribe to the channel and share it. Thank you.